ये क्वेश्चंस आप जो आज करने वाले हो, ये क्वेश्चंस आपको हर एक कॉन्टेक्स्ट में मिल सकते हैं देखने को। 2πr जिस रेडियस में घूम रहा है अपॉन इसकी स्पीड हमने निकाल ली है। तो हम लोगों को बेटा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की पता चल गई 6200 और ये डिस्टेंस सरफेस से यहां तक की हमको पता चल गई फर्स्ट वाले में है 45,000 किलोमीटर्स। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रही तैयारी। और आप सभी को पता है कि हम लोग चंद्रयान सीरीज नंबर 3rd एपिसोड में आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे प्यारे आरकेएस सर आ चुके हैं और जिनके साथ ये सीरीज संभव हो पा रही है। और पूरा चंद्रयान 3 सीरीज मतलब एपिसोड 3 में हम लोग आ चुके हैं और काफी हद तक चीजें हमने आपको बताई हैं। और कल सर हमने एक और चीज डाली है कि चंद्रयान को रैप क्यों करते हैं, अच्छा, उसका रेडिएशन का कैसे हम इफेक्ट करते हैं, तो वो भी एक हमने लेक्चर में डाला है कल, थर्मल रेडिएशन के लेक्चर में। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रयान की जो कवरिंग है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको गोल्ड से लादा गया है, तो सोना नहीं लगाया गया उसके ऊपर। बेसिकली इंसुलेशन है जो प्रोवाइड किए गए, आउटर रेडिएशन अब बाहर रह जाए, अंदर रेडिएशन बाहर ना जाए, तो बेसिकली एक तरीके का इंसुलेशन है जो दिया गया है और उससे कैसे फायदे मिलते हैं वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से कराया है बच्चों को कल। और आज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेके चल रहे हैं सर के साथ। और हम लोग 3rd फेज में आ चुके हैं जब हमारा चंद्रयान ऑर्बिट में पहुंच चुका है, पार्किंग ऑर्बिट पहुंच चुका है। अब यहां से ऑर्बिट मैनेवरिंग होगी, मतलब वो अपनी अपोजी को बढ़ाता जाएगा, पेरिजी को लगभग कांस्टेंट रखते हुए, और धीरे धीरे उसकी पेरिजी कांस्टेंट रहेगी, अपोजी बढ़ती जाएगी। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कितना समय लगता है, और ये चीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना जे एडवांस में भी बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, टाइम पीरियड के क्वेश्चंस, केप्लर्स लॉ के क्वेश्चन, ऑर्बिटल मोशन के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप जो आज करने वाले हो, ये क्वेश्चंस आपको हर एक कॉन्टेक्स्ट में मिल सकते हैं देखने को, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। मतलब अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल, मेंस में भी सही है, एडवांस के लिए भी सही है, हाँ, ओलंपियाड के लिए तो सही है, ओलंपियाड के लिए सही है सर। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज क्या क्या चीजें हैं, तो पहले एक बार जल्दी सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दिया जाए। आज हम लोग इसमें आ चुके हैं सेकंड में, बेसिकली फर्स्ट ब्रीफ वाला हो चुका था। तो आज हम इसको मोशन अर्थ और बाउंड ऑर्बिट के अंदर चल रहे हैं। तो भैया पहले सब लोग आ जाओ, पहले एक बेसिक बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग कैसा लग रहा है? क्या तुमको चंद्रयान सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको लग रहा है कि कुछ नई चीजें सीख रहे हो? भाई आपने न्यूज तो बहुत सुन ली सर, सही बात है, बट कैलकुलेशन इसके पीछे की बहुत होती है इंपॉर्टेंट, और उसको आपके लेवल पे बनाना, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। कि आपको ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि इन सब पे तो सर बहुत हैवी डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, वो इनके से पूछ नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर आपके लेवल पे लाके इन सब चीजों को डिफाइन किया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सके, और आपके लिमिटेड सिलेबस के फ्रेमवर्क में वो सारे क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस ना जाए, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ना जाए। तो वहां पर मैं डेटा को आपको डिफाइन किया है। तो इन सभी जगहों पर हमारी एक बेसिक रहता है कि फ्रेमवर्क वही रहे कि जिसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाए, अननेसेसरी का आपको कोई नया फ्रेमवर्क ना, रियल सिचुएशन को तुम फील कर सको। हाँ, इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगी। तो देखो, अब यहां से हम लोग चल चुके थे, चंद्रयान घूमता हुआ यहां पर आ चुका है और यहां से अब अपनी जर्नी शुरू करने वाला है। तो जैसा कि सबको बता दिया गया था कि पहला ऑर्बिट है, हम लोगों ने यहाँ पर आपको पूरा डेटा लिखी हुई है। इसमें जी की वैल्यू हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 × 10⁻11 रखी है। अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 रखी है, एक कैलकुलेशन इजी में कन्वर्ट हो सके। ठीक है ना, ये आपकी आसानी के लिए है, राइट। अब आप ये मत करना सर 6.67 हो जाता है वो, तो हम लोगों ने रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो डेटा को दिमाग में रखना है, ये डेटा आपका चेंज हुआ है। इसमें जो भी डिस्टेंसेस दिए गए हैं सब अर्थ के सरफेस लिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर हुआ था 16 जुलाई 2023 को। इसमें पेरिजी को 200 किलोमीटर रखा गया था और अपोजी को 45,000। इसकी स्टार्टिंग कंडीशन से डिफाइन कर देते हैं कि सबसे पहले जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 200 बाई 200 के सर्कुलर ऑर्बिट में गया था। वो हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहां से 200 किलोमीटर पे गया है और वो फिर 200 बाई 200 की ऑर्बिट में घूमा है, राइट। वहां पर भी उसने 2 दिन का समय व्यतीत किया है सर, जहां तक मुझे क्लियर है कि तो 2 डेज का समय वहां लगा है। 14 जुलाई को उसको छोड़ा गया था और 16 जुलाई को इसने पहला ट्रांजिशन 200 बाई 200 की ऑर्बिट से निकल के 200 बाई 45,000 किलोमीटर अपोजी पे गया था। ये ट्रांजिशन इसका 16 जुलाई को हुआ था, सेकंड डे। और एक दिन का टाइम इसमें स्पेंड करने के बाद 17 जुलाई को सेकेंड ऑर्बिट मैन्यूवर हुआ था, जो कि 200 किलोमीटर की पेरेजी से और 60,000 किलोमीटर का एपोजी बनाया गया था।
यहाँ पे ये 60,000 के लगभग चले गए। तो ये सब सरफेस से हैं, यहाँ से डिस्टेंस याद रखिएगा। ये डिस्टेंस ये 45K है। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए भाई, पहले जल्दी से लिख लीजिएगा ये सब चीजें। अगर आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप इन सब चीजों को, ये 45,000 के से 1000 लिख रहा हूं। दूसरी अपनी लगभग होगी 60K। फिर अपने पास तीसरी ऑर्बिट जो आ रही है इसकी हो जाती है 70K। और फिर इसके बाद जो आपकी फोर्थ ऑर्बिट आती है इसमें ये जाता है, ये हो जाता है 90K। और देन लास्ट जो अपनी ऑर्बिट जाती है ये हो जाती है बेटा अपनी फ्रॉम द सरफेस 150 के 150, 1,50,000 किलोमीटर। तो 1,50,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपकी है अप टू और दिस। टाइम भी उसके हिसाब से बढ़ता गया है, जैसे कि सेकेंड ऑर्बिटिंग मैनवर में 17 जुलाई और 16 में एक दिन का गैप था, लेकिन अगला में करीब ये 4 दिन का गैप लग गया। 17 तारीख के साथ फिर उसके बाद अगले में फिर 4 दिन का गैप है, फिर 4 दिन का गैप है, फिर उसके बाद 2 दिन के गैप के बाद लूनार हाईवे पे आता है 1 अगस्त को। ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन बेटा सेट की जाती हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द मून अगर बात करें, और मून की कैलकुलेशन के हिसाब से और इसके ऑर्बिटल कवर करने की दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से इन सब डिस्टेंसेस को, इन सब टाइम को डिफाइन किया जाता है। और क्योंकि इसरो इस समय पर लगातार इसके कनेक्ट में काफी बेहतर तरीके से रहता है, बहुत दूर नहीं गया होता है, तो इसको सेट कर पाना, इसके बेसिक डिस्टेंसों को चेंज कर पाना ज्यादा आसान रहता है। तो ये कंट्रोल में रहता है, तो इसरो यहां से कंट्रोल भी करता रहता है अपने दिस पर्टिकुलर लैंडर मॉड्यूल या प्रोपल्शन मॉड्यूल को, ताकि हमारा पूरा काम आसानी से चलता रहे और हम उस ऑर्बिट में करते रहे। क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनर से भी चेंजेस होंगे तो दिक्कत आ सकती है। जो प्लेन भी होता है एक्चुअली में, ये प्लेनर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो किस प्लेन में है, वो प्लेन जो 3D में है कितना मुश्किल होगा, उस चीज को भी एनालाइज करना टाइम चाहिए उसको, बहुत टाइम। तो उसके लिए बार बार अपने इसको स्पेस क्राफ्ट को सेट करते रहने से उसके एक आइडिया मिल जाता है कि कब हम उसको सही रास्ते पे लाएं, ताकि तो मतलब ये जो माइनर से कैलकुलेशंस हैं, माइनर से ट्यूकिंग्स इसको बोलते हैं कि ड्यूरिंग द पाथ वो करते रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा समय यहाँ पर भी लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एनर्जी सोर्सेस हम ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं कि यहाँ से सीधे की तरफ चले, हम मिनिमलिस्टिक एनर्जी सोर्सेस में काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम जल्दी में फेल होने का भी चांस है। अभी लूनार 25 पे देखा ही कि जल्दी के चक्कर में ही वो सब डिस्टर्ब हो गया, पूरा फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है, आराम से करो, तसल्ली से करो, लेकिन बढ़िया करो। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसरो तुमको क्या सिखाता है, देखो 2 चीज हमने सिखाई है इससे। पहला, अगर कोई ग्रेविटी की तरह तुमको नीचे खींचे तो उसको अपना रिश्ता बदलने के हिसाब से यूज कर लो, मतलब उसको पॉजिटिव वे में यूज करो। और दूसरा इसको सिखाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में फोड़ना नहीं है ना, आराम से करिए, तसल्ली से करिए, लेकिन अच्छा करिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसा आज की एक सेकेंड इसको डेटा को अब दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर आंसर दिखा देते हैं, और फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज इसके ऊपर के जो पहला क्वेश्चन है, इन द प्लैन्ड सर्कुलर ऑर्बिट फाइंड अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। ये सर्कुलर ऑर्बिट थी, ये 200 किलोमीटर की थी बेटा। ये मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन, और ये 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस है। तो और अर्थ की रेडियस में 6400 किलोमीटर है। तो करस्पॉन्डिंगली इसमें हमने अर्थ का रेडियस 6000 किलोमीटर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखी है। यहाँ पे होगा 6000 किलोमीटर ये। अच्छा, ओके, ठीक है। कंप्रेशन में हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, 6400 की बजाय 6000 किलोमीटर, क्या कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना जाए जल्दी। क्योंकि कंसेप्ट समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो तुम कर ही रहे हो, है ना। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने इसको चेंज किया गया। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। इन द प्लैन्ड सर्कुलर ऑर्बिट फाइंड अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट। कितनी स्पीड होगी, थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं। इन द प्लैन्ड सर्कुलर ऑर्बिट spacecraft stay for 2 days. Find the approximate number of revolution around the earth in 2 days. कितना रिवॉल्यूशन होगा उसके अंदर, ये आपसे पूछा गया है। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे, तो वो आपको वहां पर डिफाइन करना है। मतलब दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टाइम पीरियड पता होगा, आई थिंक सो। थर्ड क्वेश्चन आता है, इन फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होगी जब फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर, मतलब जब फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे, तो आपको पता है कि 200 किलोमीटर बाई 45,000 किलोमीटर का वो बनेगा, वो सरफेस से है। तो आपको डिफाइन करना है सरफेस को, अर्थ को फोकस पे रखते हुए मेजर एक्सिस को डिफाइन करना है। इन फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग फाइंड अप्रोक्सीमेट इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर आपको अर्थ की लोकेशन आपको फोकस दे देगी। तो आई थिंक आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो जल्दी से आ जाओ, इसेंट्रिसिटी पे काम करो। फिफ्थ क्वेश्चन, सब पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखना नहीं है, देखते आगे बढ़ा रहे, वीडियो नहीं है
ये वीडियो नहीं है, ये आपको चंद्रयान के बारे में सिखाया जा रहा है, चंद्रयान में पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो को, इस छोटी सी लंबाई के वीडियो को आप आराम से सॉल्व करिए, उसके बाद कैलकुलेशन को करिए, हम लोग बाद में कैलकुलेशन साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के आंसर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर आपने इसेंट्रिसिटी और मेजर एक्सिस की लंबाई निकाल ली है, तो माइनर एक्सिस आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। For the first orbit raising maneuver, find approximate minimum energy needed for this maneuver. कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहां पर कुछ बढ़िया से कंसेप्ट भी आपको बताए जाएंगे। गिवन दैट कंडीशंस आपको जी की भी दी गई है, मास ऑफ द अर्थ भी दिया गया है, मास ऑफ स्पेसक्राफ्ट को जो अज्यूम करना है वो भी आपके सामने गिवन है, क्योंकि हमने एनर्जी पूछी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 8th क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर बर्निंग assuming the thrusters of this burner provide additional tangential acceleration of 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस एनर्जी तक पहुंचाना है, जिस स्पीड तक पहुंचाना है, उस स्पीड तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, अगर जो ये हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा जो प्लानर है, इसके यहां से बहुत बुरा बन रहा है, लेकिन यहां से अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो ये एग्जॉस्ट के कारण एक्सीलरेशन 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताओ भैया कितने समय के बाद वो गेन कर लेगा। तो फाइनल स्पीड निकालिए पहले वाले से और एक्सीलरेशन के थ्रू कैलकुलेट करें। 9th में आइए, इन फर्स्ट रेडिंग मैन्यूवर फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड बताना है सेकंड का। यहां पर हम कैलकुलस लॉ का उपयोग करेंगे, बिल्कुल, और आई थिंक इजिली निकल के आ जाएगा। और अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, मतलब इजी वाले में जाएंगे तो ठीक रहेगा। इन द फिफ्थ ऑर्बिट मैन्यूवर फाइंड द अप्रोक्सीमेट इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की अप्रोक्सीमेट इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या किया गया सर, जो बीच के जो पार्ट थे, फर्स्ट ऑर्बिटिंग रेजिंग मैन्यूवर का हमने देख लिया पूरा प्रॉपर, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मैनूवर, ये सब वैसे ही होगा सिमिलरली। इसीलिए बाकी के दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ के एक ही बार 5वें हम आ गए कि 5वें मैनूवर पे क्या हो रहा है, इसको हम देखें। प्रोसेस सेम रहेगी, डिस्टेंस बढ़ाने की एनर्जी उसी रेशियो में बढ़ रही होंगी, जिस रेशियो में आपको जी की वैल्यूज बढ़ रही है। तो हमने बार बार सेम कैलकुलेशन नहीं कराई है, सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्बिट मैन्यूवर की कराई है, फिर हम सीधे फिफ्थ पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फिफ्थ पर आए। इन द फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड द अप्रोक्सीमेट इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की क्या होगी, फाइनल डिस्टेंस आपको दे चुकी है। फिफ्थ में आपका सरफेस डिस्टेंस 1.5 लाख किलोमीटर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर इज डन जस्ट आफ्टर सर्कुलर प्लांट, मतलब इक्की दुक्की तिक्की चौकी खत्म कर देते हैं हम, सीधे सीधे सर्कल से फिफ्थ में जाते हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या स्पीड की जरूरत थी पार्किंग ऑर्बिट में चेंज ऑफ स्पीड है। तो पार्किंग ऑर्बिट से पूछा गया फॉर दिस मैन्यूवर, आपको बताना है कि डायरेक्टली स्पीड का चेंज आपको देखना है कि फिफ्थ में कितना चाहिए होगा। ये जो अभी जो है ना सर, ये जो पार्ट, ये अभी फर्स्ट पे हम सीधे फिफ्थ में आ गए चेंज करने के लिए। ये जो दूसरे कंट्री है, यूएसए हैं या फिर रसिया है, वो सीधे पहले से ही पार्किंग से निकल के सीधे 5वें में या सीधे लूनार हाईवे पे पकड़ लेते चल जाते हैं। तो वो ऐसे ही चेंज करते हैं सर, क्योंकि उनके पास थोड़ी एनर्जी एक साथ देने का कैपेसिटी भी होता है, और उनकी थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा प्रिसाइज्ड भी है, और थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े से वो स्ट्रांग होंगे आई थिंक सो। उतना वो डरते भी नहीं है सर। हाँ, फेल हो गया तो हो गया, अब रसिया का फेल हुआ क्या उनको, हमारे यहाँ तो लोग चालू हो जाते हैं, इतने में तो मैं एक अस्पताल बनवा देते ज्यादा ठीक रहता। सही कह रहे तो जबकि उनके रिस्पेक्ट में हमारा चंद्रयान का जो वैल्यू है या जो पैसा लगा है बहुत कम लगा है। फिर भी कुछ हमारे देशभक्त लोग थोड़ा सा आपको इसमें कमेंट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग उस प्रोफाइल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग उस पर भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं, जो ठीक नहीं होगी। टेक्नोलॉजी वाइज भी देश का बढ़ना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ भी अच्छी चीज वहां मिल गई, अगर हीलियम वहां प्राप्त हो गया तो शायद पावर का, भाई देखिए गल्फ कंट्रीज को अचानक से एक एडवांटेज मिला था सर कि ऑयल्स की उनके पास खदान मिल गई और उसके दम पे वो बहुत अमीर हो गए। तो सिमिलरली अगर हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं या हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर देते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए वो लोग मेहनत करके वहां पहुंचे हैं, उसका यूज आप किसी दूसरे जगह पे भी तो कर सकते हैं, देश के सेफ्टी के पर्पस ही किया जा सकता है। ठीक है, अभी कर ही रहे हैं सर, कितने सारे सैटेलाइट के ऊपर हम लोगों ने अपने खुद के इंस्टॉल कर दिए हैं। इसरो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सैटेलाइट नहीं भेज रहा है, अब बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट इसरो भेज रहा है जिनको ऊपर भिजवाना है। तो इसरो का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी गैदरिंग भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हो चुका है।
अभी तक तो ऐसा लग रहा था लोग इसरो को पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसरो बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च करने के हाँ। पैसे लेता है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के सैटेलाइट लॉन्च करने के पैसे ले लेते हैं वो लोग, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक और रहता है जहां तक मेरे को अच्छे पता है। रॉकेट लॉन्चर्स बनाना, इन हाँ। सब में भी इनकी टेक्नोलॉजी जो इतनी हाई लेवल का है, उसके एक छोटे लेवल पे सर वो पूरा वार वो जोन में यूज किया जा सकता है। आईएसएस मेंटेन करके चल रहे हैं वो लोग, हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हाँ, वही तो, कितना बड़ा मेंटेन करके चल रहे हैं, और स्पेस शटल्स जा रही हैं आ रही हैं, वही तो। तो दैट इज अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि शायद कुछ ऐसा भविष्य की तरफ चल रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, बिल्कुल। और शायद कुछ बहुत बड़ा होगा। तो अभी तो खैर हम इधर आते हैं वापस। If the fifth orbit raising maneuver is done just after a circular plan, find approximate change of the speed needed at parking orbit for this maneuver। आपको बता दिया है, आप इसको निकालो, कैलकुलेट करो कितना होगा। जीरो से सीधे, मतलब सर्कल से सीधे के सीधे फिफ्थ पे आ रहे हैं। What is the net speed just after fifth orbit raising maneuver burning at parking? मतलब फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के बाद स्पीड कितनी हो जाती है? अच्छा, ये बर्निंग वाला पॉइंट थोड़ा सा थोड़ा सा ना, फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर, व्हाट इज द नेट स्पीड, अंडरलाइन वर्ड है, व्हाट इज द नेट स्पीड जस्ट आफ्टर द फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैनुअल बर्निंग एट द पार्किंग। इसका मतलब है कि ये पार्किंग का मतलब हो गया कि जब पेरिजी पे हम कितना हाँ, वो पहले करेंगे, क्योंकि क्या है कि क्योंकि- पांचवे के बाद यहाँ पे जब बर्न करेंगे उसके बाद जो स्पीड अटेंड करेगा यहाँ का वो धीरे धीरे चेंज होगा। अच्छा, तो जस्ट यहीं पे बतानी हाँ, स्पीड, यहीं पे स्पीड बतानी है। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो स्पीड आपको यहीं बतानी कितनी होगी एग्जैक्टली जस्ट बर्निंग खत्म होने के बाद। हाँ सर ये था पहले, ये तो बता दिया था। ये तो बता दिया। और अब आगे 13th पे, 30 फिफ्थ में फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड होगा ये आपको बताना है। मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एंड दीज आर द आंसर्स। आई थिंक आज का सेशन बहुत सिंपल और बहुत हाँ। अच्छा है, और वेरी रेलिवेंट फॉर बिल्कुल। जेई एंड जेई मेंस एंड एडवांस, फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी ग्रेविटेशन सिलेबस में होगा, हाँ। उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, नो डिफरेंशियल्स आर हियर, हाँ, इट इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन, वो यहाँ पर डिफाइन किया गया, और आप कैसे अपने कैप्लर्स लॉ को यूज करते हुए यहाँ पे काम करोगे और किस तरीके से आपकी चीजें होंगी, वो उस पर ही चैलेंजेस हैं सारे के सारे। तो ऐसा कुछ खास और इसमें मैथमेटिक्स जितने भी आंसर्स आएंगे वो सब नियरेस्ट होंगे, नियरेस्ट होंगे। Nearest डेटा इस तरीके से सेट किया गया है कि यू विल गेट द एग्जैक्ट फीलिंग कि कैसे काम हो रहा है। हाँ। ठीक है ना, तो डेटा सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सही सर स्टार्ट करते हैं शायद, आई थिंक। और चूंकि एग्जाम में सर ऐसा भी तो होता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करिए। हाँ ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आता है और कैलकुलेट करने के बाद 10 आता है, हाँ, सपोज करिए, तो 10 या 10.1 आता है, तो आप बेटर है तो आप इसको मार्क करें 10.5 कि वो बाकी डेटा ये मैं बच्चों को समझा समझा के पागल हो जाता हूँ। है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको परफेक्ट नहीं होना एग्जाम में, हाँ। क्योंकि परफेक्ट तो एग्जाम बनाने वाला नहीं है। वही तो, वो कई बार पता नहीं कैसी चीजें बता देते हैं, और जिससे आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत ओवर सोच लेते हाँ, हैं। उतनी ओवर जल्दी थिंकिंग की जरूरत ही नहीं होती है। नहीं होती। तो आपको अप्रोप्रिएट होने की कोशिश करनी चाहिए, नीड नॉट टू बी एग्जैक्ट और परफेक्ट, ट्राई टू बी अप्रोप्रिएट, कि बेस्ड ऑन क्या ये पूछना चाह रहा होगा, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो वो टाइम मुझे देगा 3 घंटे का या 2.5 घंटे के, आधे घंटे, वही तो। इस तरह का समय देगा, जिस हिसाब से कई बार सोच लेते हैं। और ये मेंशन तो था सर डिफॉल्ट केस में कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करिए। और जेई मेन तो सर, ये तो जेई मेन तो अप्रोप्रिएशन के नाम पे तो क्या ही कर देगा, वही मतलब तो, उसमें उसके लिए तो आपको तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहे जो पड़ेगा। भी हो। मतलब 11.4 के आंसर को अगर वो 12.5 पे टिक करते तो वो क्लोज में बता देगा बता ये देगा। सबसे पास था, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए थे, सबसे और पास उसमें 12.5 उनकी था। भावनाओं को भी समझना पड़ता है कि वो क्या सोच के बनाए हैं। तो सही कह रहा खैर हूं। जेई मेन वाले ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, उन्हें हमारी मेंटेलिटी समझना भी आना चाहिए। सर मतलब ये सही भी है, लेकिन आप एक इंजीनियर बना रहे हो, थोड़ा इंजीनियर के पास दिमाग भी होना चाहिए। अच्छा, वो 4 साल में बनेगा बीटेक करके, ये साले पहले दिन ही क्यों बना रहे हैं? ठीक है, बट मुझे तो लगता है कि चलेगा सर थोड़ा सा, क्योंकि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो हर बात पे रिजिड हो जाए, ये क्यों ये क्यों ये क्यों। ऐसा चाहिए जो एक्सेप्ट करना भी सीखे सर। सर अब यहाँ पे खैर आज नीड तो वही है ना, जेई मेंस की। जे मीन्स नीड तो वही है, Need वही लेकिन है। यहाँ बच्चे वैसे नहीं है ना। बच्चों के मन में और जो चीजें हैं, उन्होंने जो सीखा है, अगर वो प्रॉपरली नहीं अप्लाई कर पा रहे तो फैल जाएगा फिर वो, सही कह रहे हैं। तो उसमें उसको बड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी। इसीलिए तो सर हम लोग सिखाते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करो, क्वेश्चन को कैसे सोच के बनाया गया है, हाँ। उसको उस तरीके से पहले सोचो, हर वक्त इसी पे मत पहुंच जाओ कि क्वेश्चन में गलती क्या है, ये ढूंढे और हम ना कर पाए क्वेश्चन। सर क्लास में सर यही हम लोग करते भी हैं, नहीं Exactly, sir. क्वेश्चन बनाने वाले का मेंटालिटी क्या है, मेंटेलिटी। वो क्वेश्चन आंसर करना है, अगर बोनस करना हो तो करेगा, ठीक है, और नहीं करना होगा
तो फिर उसके अगर मेंटल प्रोग्रामिंग आप सीख गए हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली, ये भी सर पढ़ाने में बहुत जरूरत होता है जो हम लोग करते हैं। जरूरी भी बहुत ज्यादा हाँ हो जाता है। एकदम जरूरी है। तो ये इस चीज का भैया बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें काफी मैंडेटरी हो जाती हैं। तो नॉलेज पार्ट अलग है। हम लोग भी सर इतना, हम लोग कई बार क्वेश्चन, मुझे लगता है कि यार ये एडवांस में भी सर ऐसा होता है कि कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया यार, इसमें ये होना चाहिए था। बहुत बवाल किया था सर। हाँ नहीं वो तो खैर क्वेश्चन ही गलत था सर, तो उसका बवाल होना जरूरी था। हाँ, तो उसके खैर अलावा भी सर कई जगहों पे ऐसा है। ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है सर, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं एक बार हुआ है, कई बार हुआ है। और आईआईटी ने उन बातों को खैर माना भी है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि आईआईटी जेन्युइन बातों को ना माने। सही कह रहे जेई मेन वाले तो शायद नहीं मानते, वो हैं। नहीं डिसाइड वो मानते ही वो यही मेरे वालों से बात मनवाना सर बहुत मुश्किल का। बहुत मुश्किल का, वो तो बहुत मानते नहीं, मुश्किल। वो तो कह देते बस ठीक है क्लोज में चलो। मतलब वो 11 का आंसर 12 मार्क कर सकते हैं ये कहते हुए कि 12 सबसे क्लोज है। मैं एक यही चीज बोल, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा वहां पे ना, ये बहुत important है। एडवांस में भी सर 100% नहीं मानते हैं, वो भी जब उनको लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वो तब वो मतलब वो मानते हैं। ट्राई करते हैं ना एक्सप्लेन करने का, अब हम ही नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तब मानते हैं। जेई मेन वाले कहते हैं हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मान वो सीधे कहते हैं नो मींस नो, नो मींस नो, बस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी इसी बार तो क्वेश्चन आया था कि फोकस लेंथ इन लिक्विड, तो इरोडो में लिखा हुआ म्यू बाई एफ, हाँ हाँ, और एनसीईआरटी लिखा 1 बाई एफ, और अच्छे स्टैंडर्ड किताब में म्यू बाई एफ लिखा। मैं भाई अपने हर जगह पे। लेकिन जेई मेंस ने कोई चेंज नहीं किया, 1 बाई एफ करके आंसर दिया, 1 बाई एफ रिलेटिव करके आंसर दिया सर। सर ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, और जिसने सच में पढ़ा होगा वो गलत करके आ जाता हाँ है। गलत करके आ जाता है। और इस मैं आप सर लेकिन ये सर हम क्लास में, मैं तो सर अक्सर बोल देता हूँ कि देखो अगर जेई मेंस का क्वेश्चन है हाँ। तो 1 अपन एफ रिलेटिव करो, और जे एडवांस का क्वेश्चन है तो म्यू अपन एफ लिख दो, म्यू अपन एफ रिलेटिव लिख दो, अगर आना होगा तो आ जाएगा। आ जाएगा, और अगर गलती करेगा तो उस पर हम लोग लड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनकलाब कर लेंगे। और ये और बहुत जेन्युइन सी बात है और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट अब सही कह रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपन चलते हैं। इन द प्लान्ड सर्कुलर ऑर्बिट फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट की अप्रोक्सीमेट स्पीड कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम। और यहां पर ये पार्किंग ऑर्बिट में हमारे सेंटर से करीब 62 की दूरी हो जाएगी। हाँ 6200 की दूरी से हो जाएगा ये, 6200 की डिस्टेंस हो भाई साहब। यहां पर ये अपना प्लान, अपना प्रोपोर्शनल मॉड्यूल यहां पर है जो उसको लेके घूम रहा है। ये टोटल डिस्टेंस अगर आप बात करेंगे तो 6200 किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो उसको सर्कल में घूमना है, मतलब हमें इसकी ऑर्बिटल स्पीड की चर्चा करनी पड़ेगी। तो वी ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट जी एम बाई आर एम वी स्क्वायर बाई आर। आप सिंपल आप उसको प्रूफ करेंगे ना। एक मैंने कमेंट पढ़ा था, पता है उसमें बच्चे ने कहा कि शिवेंदु सर क्या करते हैं कि तुम्हें अगर नहीं आता है तो भी शिवेंदु सर उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और आरके तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, तुम सर ये थोड़ी आदत बड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरी भी। मतलब कौन देख रहा होगा क्या होगा मुझे नहीं समझ में आता है। तो क्या लिखा था सर इसको, जी क्या लिखा था, 7 लियो ना, 6.7 into 10⁻11 लिया। सही कह रहे हैं, चलिए कोई बात। एम लिया 6 into 10 की पावर 24 लिया होगा, 24 था, अपॉन आर लिया होगा 6, 6200 हो जाएगा। 6200 किलोमीटर है तो 10 का पावर 3 और मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो गया -11 और ये हो गया 24, तो बेटा 13 और नीचे के 5 आता है 8.2। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 8.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। ये कैलकुलेटर में सिंपल सा वो बनता है, रूट बनता है, हाँ। वो रूट की तरह निकालेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाता है। 7, 6, 62, 70 तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो 8, 8, 64। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। 7 into 6/62 या 60/12, तो ये लगभग 1 से थोड़ा छोटा, और ये 7 के ऊपर जाओगे तो 68 के लगभग वैल्यू आएगी। 68 मतलब 8 के लगभग का वैल्यू आएगा, तो 8.2 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लियर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पर आते हैं। इन द प्लान्ड सर्कुलर ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट स्टे for 2 days. Find the approximate number of revolutions around the Earth in 2 days. So in planned orbit, circular orbit, spacecraft stay for 2 days. Find approximate number of revolution around the Earth in 2 days. अब तो हमको टाइम पीरियड की बात करनी है। हाँ तो बेटा अभी यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करनी है, तो ये घूमेगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2πr जिस रेडियस में घूम रहा है अपॉन इसकी स्पीड हमने निकाल ली है। रेडियस हो गई t πr into 6200। इसको सर जब एक बार हम टाइम पीरियड निकाल ही रहे हैं तो क्यों नहीं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो दिन है 2 डेज, हाँ 2 पाई से डिवाइड कर 2 अपन पहले डिवाइड ही कर लें। नहीं
हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ, ताकि वहीं पे कैलकुलेट कर देते। अच्छा हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या अगर आप टाइम निकालोगे तो मैं लिख तो देते हैं लिख ही देते सही है। 8.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड में हाँ। ये चला जाएगा और दिस इज द रेशियो दैट यू विल गेट 2 पाई और इधर आ जाएगा 6200 बटे 8.2। बस ये रहने दीजिए अभी। अब यहाँ से हमको चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। हाँ तो अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो टाइम पीरियड हमको निकल के आ गया है टी। अब हमको चाहिए कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से घूमा, तो एक रिवॉल्यूशन घूमने में 2 पाई वो लगेगा, मतलब 2 पाई एंगल घूमना पड़ेगा। एंड दिस इज द टोटल टाइम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन सर्कल हमारे पास निकल के आ चुका है। टोटल टाइम कितना दिया गया है 2 डेज 2 डेज। तो आप लिखिए 2 into 24 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएगा 2 घंटे 2 डेज 2 इंटू 2400 इंटू 3600 डिवाइड बाय ये वैल्यू डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 6200 बटे 22 8.2 सॉरी नॉट पाई 0000 गया 2 से 2 फेंक देते हैं 24 इंटू 36 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाई 62 31 12 31 12 96 100 यहाँ पर आ गया 100 के लगभग कुछ आ रहा है सर वैल्यू तो बड़ी लंबी है 8.2 बाई ये 2 36.7 है। ये हाँ मैंने पूरा अच्छा कैलकुलेट बाई किया पाई भी तो था 3 भी तो हाँ। ठीक 1 पाई तो 37 आंसर हो जाएगा क्योंकि 37.4 हाँ। आ रहा है, पूरा डेटा 37.4 आ रहा है 36.4 अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बात करेंगे 37 आ जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इन फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है तो भैया सबसे पहले तो अपन छोटी सी एक अर्थ बना लेते हैं अपनी, ये अपनी छोटी सी अर्थ बना लेते हैं और एक इसके अलोंग हम मैन्यूवर डिफाइन कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए क्योंकि फोकस बहुत पास है ना, 200 किलोमीटर का है तो फोकस तो ये दूरी फिर भी ये सही है। थोड़ा सा और कम कर देते हैं क्योंकि पहले ही हाँ। वाला तो है। कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। और अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द ये हमें चाहिए ना, इसको यहाँ तक का लेंथ चाहिए ना मेजर एक्सेस का। ठीक है। ये चाहिए। तो हम लोगों को बेटा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की पता चल गई 6200 था 6200 हाँ। और ये डिस्टेंस सरफेस से यहाँ तक की हमको पता चल गई फर्स्ट वाले में है 45,000 किलोमीटर्स और इसमें अगर हमने ये 6,000 और ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये इलिप्स है तो दिस टोटल डिस्टेंस इज सिंपली कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द, ये 2a हो जाएगा। तो अगर हम टोटल जोड़ दें तो 45,000 प्लस 6,000 51 51 और 6 5 7 7 56 28 29 58 नहीं कितने क्या बोला? 45,000 किलोमीटर था एक बार हाँ। देखिए तो पीछे फर्स्ट में तो 45,000 ही दिए थे 45,000 ये है प्लस प्लस 6200 6,000 12,000 ये आ रहा है 57,000 57.2 आ रहा है। हाँ 57.2 अच्छा ये जो दूरी है ना इसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये जो दूरी है तो ये 51.2 इसका आंसर है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम इसकी आई है। इसको आपने change करिए। 6,000 जोड़ा भूल गए हाँ ये 6,000 मैंने ऐड करना भूल गए। ये 7 लिखा है भाई, देखा करो ध्यान से, हाँ यहाँ 7 लिखा था तो आई थिंक सर ये टोटल सही हो जाएगा। हाँ, इस टोटल डिस्टेंस को 2a के नाम से भी हम लोग जान लेते हैं। टोटल लेंथ हाँ। ऑफ द मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो अगर सर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a बोलते थे कि a बोल देते हैं? 2a बोलेंगे ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस बोल देंगे तो a बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2a दैट इज लेंथ इट इज इक्वल टू 57.2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं करेक्शंस। इन द फर्स्ट ऑर्डर मैंने फाइंड द अप्रोक्सीमेट इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी की बात करनी है तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है, फोकस की बात करेंगे तो यहां पर ये अपना इलिप्स हो गया,
इसके सेंटर पे हमारी एक अर्थ हो गई, अर्थ इसके फोकस पे रहती है। याद रखिएगा अर्थ हमेशा इसके फोकस पे रहेगी। तो अर्थ अगर फोकस पे रहेगी और इस डिस्टेंस की बात करें, थोड़ा अर्थ को और पास ले आते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। ए माइनस ए बन जाएगा, ए माइनस ए ना। यस सर, ये वाला पॉइंट जो होता है अगर यहां से देखा जाए, सो दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज ए ई। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो ए ही हो जाती है, जो सेंटर से डिस्टेंस होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो फोकस जो होता है ए कॉमा जीरो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। और इधर से भी तो समझ में आ रहा है, ये अगर ये ही है तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कैपिटल ए के बराबर होगा। हाँ पूरा कैपिटल तो ये जो दूरी आएगी सेंटर ए माइनस ए हो जाएगी। ए माइनस ए हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और ये दूरी 6200 किलोमीटर है। हाँ सामने प्लेस कर देंगे। तो आप कैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 6200 को आप लिख सकते हैं ए माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी होगी आपने कहा 5757.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर इंटू 1 माइनस ई इक्वल टू 6200 हो जाएगा। यहाँ पर 6.2 आ जाएगा, 62 दूनी कर देंगे जाके तो 12.4 डिवाइडेड बाई 5.72 इट इज इक्वल टू 1 माइनस ई। ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.2। इधर आएगा, इधर सिर्फ निगेटिव क्यों आ रही है? नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 6200 1000 0.2, ये पूरी 0.2 की वैल्यू आती है। इसके इधर भेजने के बाद ये 0.2, अच्छा ये टाइम का, हाँ ठीक है, तो 1 माइनस ये बनेगा, ये बनेगा 124 1.24 होगा, ये 0.2 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे। हाँ ई बराबर आ जाएगा 0.8। एक मैंने एक डेसिमल कर दिया था, तो ये आ जाएगा 0.8। दिस इज द परफेक्ट वन। अच्छा अभी देखिए, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक ये डेटा ऐड नहीं किया था, फिर भी इसेंट्रिसिटी अप्रोक्सीमेट 0.8 आ ही गई। ठीक है, अच्छा वो मैच कर गए, वो मैच कर गया, जबकि कायदे से उसको मैच नहीं करना था। बट मैच इसलिए कर दिया क्योंकि ये दूरी इतनी ज्यादा है ना, 45,000 फैक्टर मैटर नहीं उसमें 6000 का फैक्टर ऐड करने का इसेंट्रिसिटी पे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, मतलब डेसिमल एक्चुअली 0.84 0.85 ये बड़े लेवल पे तो कैलकुलेशन को बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, बट माइनर लेवल पे अगर देखेंगे तो हम क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं तो 0.82 को 0.85 में अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कर दोगे तो बड़ा चेंज है। 85,000 और 83,000 एक अलग वैल्यूज है, बट 0.85 और 0.83 को हम सेम मान ले रहे हैं, राइट? तो ये वो हमारे एडजस्टमेंट है जो हो रहे हैं। सॉल्व करने के बाद एक्चुअली में ये वैल्यू है ना 0.2122i, बेसिकली ये आई कैलकुलेट करने के बाद। हाँ तो ये वैल्यू 0.221 माइनस 0.278 हो जाएगा, 0.78। अब मुझे अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना हो इसका तो 0.78 आ जाएगा, तो 0.8 इसे मार्क करना पड़ेगा, और अगर इंटीजर आएगा तो 0.78 मार्क करना पड़ेगा। हाँ। है ना, तो वो ये आंसर निकल के आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in the first orbit raising maneuver find approximate length of the minor axis using the answer of Q3 and Q4। आपसे पूछा गया है find approximate length of the minor axis फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूअर में माइनर एक्सिस कितना होगा। अब माइनर एक्सिस आप लोग समझते होंगे सर, ये तो पूरी गणित की कैलकुलेशन होगी, पूरी गणित है, इसमें आपको गणित ही लगानी है। एक बार सीधा हो जा भाई। ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसेंट्रिसिटी हमको पता है, दैट इज इस बी और ए में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैथ का सर, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर, बस दैट इज ए पता है, ई पता है, प्लेस करेंगे तो बी की वैल्यू एग्जैक्ट इसमें। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई जल्दी से फटाफट, ए की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 57.2/2 गुणे 10 की पावर 3 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर करोगे तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा। ये 0.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57.2 बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, 0.35 का मल्टीप्लिकेशन 57.2 सारा ये करीब आ रहा है 10.3 इंटू 10 का पावर 3। ये पूरी वैल्यू बी का स्क्वायर 95, हाँ 10 का लगभग आएगी। ये हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं सही है, 57.2 इंटू 36, ये कितना आ रहा है 10.3 गुणे 60 के लगभग चला इंटू 10 का पावर 3 आ रहा है। ये अभी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है तो हमें इसको अंडर रूट करते हैं तो 1.03 इंटू 10 का पावर 4, हाँ बी का स्क्वायर आएगा। हाँ तो अब इसको अंडर रूट कर देंगे
अंडर रूट ऑफ 1.03 और 10, तो लगभग लगभग एक ही रहेगा उसका अंडर रूट, तो 10 स्क्वायर आना चाहिए किलोमीटर में। कुछ कैलकुलेशन कर दी क्या? 20 स्क्वायर को स्क्वायर तो सही लिखा था। 57.2 100 के बाद 3। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हाँ इसका स्क्वायरिंग होगा ना, हाँ पूरे टर्म का स्क्वायर बनेगा। तो फिर अब यहीं पे रूट लगा दीजिए सीधे, 0.6 बनेगा हाँ इंटू ये इसको, मल्टीप्लाई कर हाँ दीजिए। यस यस यस। अब इसको ये हो गया बी स्क्वायर के बराबर, ये वही कह रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। तो सीधे यहाँ लिखे ना बी बराबर, ये हो गया बी स्क्वायर के बराबर, और इस टर्म को यहाँ पे हम हटा रहे हैं, और तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी बराबर ए मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 57.2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0.36, जो 0.6 हो जाएगा, वैल्यू मल्टीप्लाई करते 0.6 17.16 इंटू 10 का पावर 3, वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, 17.16 गुणे 10 की पावर 3, ये आ गई आपका किलोमीटर। 17.6 ये आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आंसर है। परफेक्ट है। 57.2 ठीक है, 0.3 ठीक है। अब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है सर, अगर इसका आंसर करना हो तो अप्रोक्सीमेट आंसर अगर आप रफ हाँ, कैलकुलेशन भी करते हैं वो आज तो आंसर भी है। इसमें आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल है सर, 0.6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.3 हाँ। हो जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 57.2 में 3 का गुणा वही तो। करना है तो कुछ है ही, 17.2 सीधे सीधे आएगा, 57 गुणे 3। तो आई थिंक तुम लोग तेज हो मैथ्स में, तो तेज हो यार, सही बात है। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। नेक्स्ट पे जल्दी से, अब बोला गया फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड अप्रॉक्सीमेट मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर दिस मैन्यूवर यूजिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट g बराबर 7 मास ऑफ द अर्थ इज गिवन दिस एंड मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट आपको दे दिया गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट का रेजिंग मैन्यूवर है, तो सर यहाँ थोड़ा एनर्जी के बारे में बच्चों को समझा दिया जाए, हल्का सा माइनर बेसिस पे बता देते हैं ताकि इनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। पहली तो ये ऑर्बिट है जो 200 पे चल रही है। तो क्लास में जिनके टीचर ने पढ़ाया ही होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल अपॉन 2a होता है। सर टीचर नहीं पढ़ाया होगा तो हम लोग पढ़ा देते तो हैं सर थोड़ा। कैसे नहीं पढ़ाया होगा, ये तो मतलब गलत है सर, ये तो क्लियर क्राइम कहा जाएगा सर इसको। क्राइम तो ठीक है लेकिन अब कराई देते थोड़ा बहुत क्राइम तो चलेगा। नहीं ये तो बहुत बड़ा क्राइम है सर। अगर कोई कह रहा है कितना एनर्जी ट्रांसफर चाहिए तो आप कैपलर साहब जब पढ़ाए, कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो बताया जरूर है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अभी सही डायग्राम सही लग रहा है ना सर? हाँ सही है। अभी लगभग अब आप यहाँ पे देखो कि ये हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हमको 6000 किलोमीटर गिवन है, ये हम लोग यहाँ पर है हमारा, ठीक है ना। अब हम लोगों को जाना है सर, अगर हम तो ये कोई भी ऑर्बिट यहाँ पर होता है तो उसके पास दो एनर्जीज हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और करस्पॉन्डिंगली अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें तो किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होती है सर, तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जाए? हाँ डायरेक्ट यूज करिए ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे आप है तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2a होता है, जहाँ 2a मेजर इसका लेंथ है। तो इस तरीके से अगर हमें सर्कुलर ऑर्बिट निकालना है तो 2r बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को लिख के आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और इट इज अ वेरी इजी जॉब, नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। आप यहाँ पर वेलोसिटी किसी दो जगह पे आप देख लीजिए, आपको आराम से। अगर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो उसे कहिए कि सर क्यों नहीं पढ़ाया। बहुत सारे क्वेश्चन इरोडो में सर ऐसे इस पे बेस्ड होके क्वेश्चन बहुत सारे टीचर इरोडो नहीं करा रहे हैं ये वही कर रहा हूँ, अब कह देंगे आप ये पाप हो गया इरोडो नहीं कहूंगा, बस ये है कि हाँ ये एक्चुअली ये दिमाग में होना चाहिए। देखो दो तीन चीजें हैं, सर्कुलर ऑर्बिट की मैक्सिमम बच्चों को याद रहती है, gm/2r, ये मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है। और अब यहाँ पे 2r इज रिप्लेस बाय 2a बस, 2a बस लिखना है, और कुछ नहीं। और ये फैक्ट बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद करने में कुछ नई चीज नहीं याद कर रहे हो, है। मतलब पूरा गेम वही है, बस यहाँ पर इसी को डिराइव करने के लिए आप पूरा मतलब एंगुलर एनर्जी फिर ई के साथ इक्वेशन बनाना पड़ेगा सर, तब जाके डिराइव होके आता फॉर्मूला। ये नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे नहीं कुछ नहीं इसके अंदर। बस तो एक हिंट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर v1 वेलोसिटी होगी, वहां v2 होगी, तो करस्पॉन्डिंगली आप दोनों डिस्टेंसेस को सेंटर से लोगे तो पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन के करस्पॉन्डिंग आप v1 v2 की वैल्यूज को, इसकी जरूरत पड़ती है बस सर, v स्क्वायर को स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, उसके बाद डिराइव होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पहली एनर्जी है E1 इक्वल्स टू माइनस जी दिया गया 7 × 10⁻11
एंड स्मॉल एम मास दिया गया इसमें 16,000 kg एंड प्लस ये जो मास है एम का वो है 6 इंटू 10^24 एंड डिवाइड बाई जो 2r बनेगा वो r था 6200 किलोमीटर पहला वाला। हाँ पहला तो और सर्कुलर ऑर्बिट में तो सर्कुलर में तो 6200 6500 किलोमीटर था इनटू 10 की तो पावर 10^3 कर दिया। इससे पहली एनर्जी मिल गई और जो दूसरी एनर्जी मिलेगी इस इलिप्टिकल पाथ की एनर्जी यहाँ ऊपर वाला फैक्टर तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, एकदम सही बात है। और ये जो नीचे वाला फैक्टर है वो 2 है, अभी आपने निकाला तो था उधर 57.1 इंटू 10 का पावर 59.2 इंटू 10 की पावर 3 10 का पावर 3 किलो था, अगेन मीटर में कन्वर्ट कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस एनर्जी का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो E2 माइनस E1 आता है, वो हमारा आंसर कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा कि हमें इतनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कुछ थोड़ा सा ये 6200 किलोमीटर है और हम 2a की लंबाई 57.2 कर रहे हैं आर और हमने 2a की डायरेक्ट डाल दी है तो ये यहाँ की ये बड़ी वैल्यू होगी, वो छोटी वैल्यू होगी। हाँ तो ये जो वैल्यू है ये कम आएगी, इसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, लेकिन माइनस आएगा। माइनस मतलब वो देखिए हमको 62 2 और 57 10 की और 3 इंटू 10 की और 3 दो बार होगा ना, 2 बार होगा। हाँ हाँ ठीक है मैम वही है, तो 10 गुना से ठीक है, नॉट इज परफेक्ट, 10 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीमेंट है। हाँ अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू हमें या तो ये लगभग रेशियो 1/5 का होगा E1 E2 का, तो अगर एक आप निकालोगे तो बाय 5 कर दोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सही कर रहा है, 1/5 का आएगा ना। 62 है और ये 2 गुणे 62 हो रहा है, 57.2 है, तो लगभग 4/5 का मल्टीप्लाई होगा बस 4/5 ना, उतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी। तो इसका आंसर अब देख लेते हैं पहले ही, क्यों निकालना पड़ेगा सर, बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसलिए। बहुत तगड़ा तो नहीं है वैसे, हालांकि यही तो है, आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें आप। पूरा एग्जैक्ट नहीं है ना, वैल्यू भी तो एग्जैक्ट नहीं, मतलब टेंटेटिवली बोला 62 और 57 को एक मानते हुए, लेकिन अगर वो होगा तो एग्जैक्ट नहीं आएगी वैल्यू। तो 7 गुणे 10 की और 11 ये 16,000, 6 गुणे 10 की और 24। नहीं कोई बात नहीं, बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, हम आंसर से मार्क कर देते हैं। हाँ। जो 6 का आंसर दिया गया है इसमें उसका हेल्प ले लेते हैं। 6 का आंसर है थर्ड, तो इसमें भी मार्क कर ही लीजिए थर्ड। आप बेटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कमेंट में बता देना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा परफेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन की गई है तो आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड approximate change of the speed needed at the parking orbit for this maneuver, approximate change of speed। अब हमारे पास एनर्जी आया है तो एनर्जी करेस्पॉन्डिंग चेंज इन स्पीड की कैलकुलेशन वो करनी होगी। गिवन दैट जी की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ स्पेसक्राफ्ट भी दे रखा है। तो जो पहली स्पीड थी पार्किंग ऑर्बिट में वो थी 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड थी। अब हमें इस फर्स्ट ऑर्बिट रेडिंग में का स्पीड निकालना पड़ेगा, अब वो एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जो एनर्जी हमने निकाला था उस साइड से -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2a इज इक्वल टू हाफ m इंटू v का स्क्वायर -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, ये दूरी अपॉन r लिखेंगे तो पोटेंशियल लिखेंगे ना। अब यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो जाएगी और g कैपिटल M हमारा अर्थ का मास है जो कि दिया गया 6 इंटू 10^24, ये लेकिन हम हाफ एम का ठीक है। और ये जी की वैल्यू थी 7 इंटू 10^-11, कैपिटल एम की वैल्यू है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10^24 अपॉन 2a, और 2a आया था 57.2 इंटू 10^6, है ना, इज इक्वल्स टू हाफ m u का स्क्वायर -7 इंटू 10^-11, फिर ये m की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10^24, और ये पार्किंग ऑर्बिट पे दूरी थी 6.2 इंटू 10^6। इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा मतलब 6.2 इंटू 10^6 वो ज्यादा ठीक लगेगा। अब यहाँ से u को कैलकुलेट करना, यहाँ से इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे तो u आ जाएगा। u आ रहा है हमें पेरिजी पे डिस्टेंस, मतलब अगर आप डायग्राम से एक बार डायग्राम से थोड़ा सा और बोल देते हैं कि अगर आप ये देखोगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली आ जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जब ये ऑर्बिट सर्कल से चेंज होके इसमें जाएगी तो यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी निकालनी कितनी है, दैट इज gm इंटू स्मॉल m बाई ये टोटल एनर्जी। अब ये किस फॉर्म में होगी, एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और दूसरी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर सर, इसमें ना 2a
और ये होगी पोटेंशियल दैट इज माइनस का जी एम एम बाई आर, आर यहाँ पर 6200 किलोमीटर है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पर इस समय कितनी एनर्जी होनी चाहिए टू मूव इन दिस ऑर्बिट, तो हमने यहाँ पर फाइनल स्पीड निकाल लेंगे फ्रॉम दिस कैलकुलेशन एंड फ्रॉम देयर वी कैन। इसके इधर भेजने के बाद यू की जो वैल्यू आती है ना सर, ये रफली आती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड फर्स्ट वैल्यू। हाँ पहले में ही आती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ। तो चेंज आ जाएगा जाके आपका 11 2 ढाई 2.8 नहीं कितना था, 8.2 था ना, 8.2 था तो ये 1.8 2.2 इसका आंसर आता है, 2.2 10.2 हो जाएगा, 10.4 होगा, 10.4 आना चाहिए। तो कैलकुलेट करिएगा, इसका 10.4 की वैल्यू आ जाती है 10.4 किलोमीटर पर सेकेंड रफली वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा कैलकुलेशंस है, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आई थिंक यू कैन डू इट। हम लोग करेंगे तो भी हो जाएगा, टाइम जाएगा और डेटा हम लेके आना भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट डेटा आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट मैन्यूवरिंग, कितना लगेगा? एक्सेलरेशन दिया गया 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब ये यहां होगा तो इसे एक्चुअली टाइम कितना लग रहा होगा एक्सेलरेट करने में। तो सर अगर हम यहां पर देखें तो कुछ इसीलिए थोड़ी सी पेरिजी भी चेंज होती है क्योंकि उस समय पाथ टेंजेंशियल नहीं हो रहता नहीं है, हो पाता, तो वहां पर टेंजेंशियल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा पेरिजी में चेंज आता है कि अब ये चेंज होगा तो ये सर्कल पर जब यहां एक्सीलरेट करता है तो फिर वो सर्कुलर पाथ ही रहता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलता है और यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए थोड़े से रिवॉल्यूशंस को दिए जाते हैं ताकि वो एडजस्टमेंट बहुत इजीली हो जाए और जो थ्रस्ट मिल रहा है उसको प्रॉपर्ली ऑर्बिट मोशन में एडजस्ट किया जा सके आसानी से। तो क्योंकि ये टेंजेंशियल है तो हम लोग, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं सोचना है डायरेक्टली, हमको वो सोचना है काम की बात क्या है, तो हमें इनिशियल स्पीड पता है 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइनल हमको पता चल गई 10.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमें चेंज कितनी करनी है? आपने कहा सर यहां से अगर मैं बात करूं तो 80 इंटू टी इट इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो ये हो जाएगा 2.2, तो टी बराबर हो जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 4.5 45 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रॉम हियर 2.25 होता ज्यादा अच्छा रहता। 2.2 into 1000 बटे 2 जाता 50 सेकंड आ जाएगा लगभग डिवाइड बाई 45, ये सही है 49 सेकंड इसका आंसर आता है, 48.8 आ रहा है 88, तो 49 सेकंड का टाइम लगता है, 50 सेकंड टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अच्छा ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि ये जब यहाँ एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से डिस्टेंसेस बदलती हैं, तो जब वापस आएगा तो पेरिजी नहीं रहती, फिर पेरिजी की वैल्यूज बदल जाती है, याद रखने की बात है। इन द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्युअल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड फॉर द गिवन जी और मास ऑफ द अर्थ दिया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या टाइम पीरियड होगा? तो आप इलिप्टिकल ऑर्बिट के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं केपलर का। तो केपलर फॉर्मूला हमारे पास पता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा। हाँ। तो अगर हम डायरेक्टली सोचें तो पहले वाले में हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आ गया था, उसको अगर हम इससे कंपेयर कर लें तो डायरेक्टली हम लोग निकल के आ जाएगा। तो पहला टाइम पीरियड कितना आया था? 8। वो भी तो कैलकुलेट नहीं किए हैं, नहीं किए, आपको लग रहा है नहीं किए थे कैलकुलेट, कहा पाई यार लिख के छोड़ दिए थे यार 2 पाई 6200, तो कहा आप कैसे फिर कैलकुलेट कर सकते हो? तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सीधे फॉर्मूला यूज कर ले तभी भी हो जाएगा। एक ये भी तो फॉर्मूला सर होता है कि ये जो फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इनटू ए क्यूब। अब डायरेक्टली आप इसमें भी कर सकते हैं, मतलब मुझे अगर टाइम पर अगर किया होता तो सीधे सीधे रेशियो उठा देते, रेशियो से निकाल लेते और ज्यादा अच्छा सर उसको निकाल ही लेते, क्योंकि बाद में अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तब हर बार हम लिखेंगे क्या, भी कर देते हैं, लेकिन एक को निकाल ही देते, एक का निकाल आएगा फिर सबका निकाल आएगा। ये सही कह रहे हैं। तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 24 और इसका ये हो गया जाके 57.2 इंटू 10 की पावर 6 का होल क्यूब। बाकी तो सब ठीक है, पाई को पाई स्क्वायर को मैंने 10 लिख दिया है, बाकी तो परफेक्ट हो गया। 10 की और माइनस 16 24 और 6 18 18 24 और यहाँ ऊपर जाएगा ये 10 की पावर 24 18 ऊपर जाएगा तो 6 और गया तो 5, तो ये हो गया 10 की पावर 5 पहले तो ऊपर। अब यहाँ 57.2 का होल क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई 4 है मल्टीप्लाइड बाई 10 है और नीचे हो गया 7 गुणे 6। तो एक काम करते हैं ना, 7 6 के 42, इसको कट्टी कर दीजिए लगभग इसको 60 मान लीजिए लगभग। हाँ, 60 का पावर 3 कितना होता है? 36 इंटू 6 216 हाँ। तो ये 216 और एक यहाँ का 10 का पावर 3 और आएगा तो ये 8 हो जाएगा। हाँ। क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये 200 को 200 ही मान लीजिए हाँ, लगभग 200
तो हो जाएगा 2 × 10⁻10 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो वहां से जो टाइम पीरियड आएगा ये रूट 2 बटे 10 की पावर 10 तो √2 का मतलब 1.2 × 10⁻5 इतना सेकेंड आएगा। सेकंड आएगा, बटे 3600 कर दीजिए। अपन 3600 कर देते हैं। पहले 3600 कर देते ज्यादा ठीक रहता हमको लग रहा है, सही कह रहे हैं। लेकिन ठीक है यहाँ पे भी कर देंगे। तो 10 के तो 1.2 12,000 1/3/36, 12×3 = 36,000/3 मतलब 33.33 घंटा। और 33। जब कौन नहीं मैच करिए। अच्छा ये हमने गलती कर दिया, एक क्यों है ना, हम्म। ये तो 2 था। हाँ डिवाइड 8 और करना पड़ेगा। Divide by 8 और करना पड़ेगा, 8 हर और जगह करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं। हर जगह बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर √8 करना पड़ेगा ना, 2 √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इसका अंडर रूट में ले लिया 1। आपने √2 के लिए 1.4 लगा दियो क्या आप? हाँ √2 1.4 होगा ना, 1.2 हाँ लगा दिए। तो यही पूरा लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ से टी बराबर जो आ जाएगा, इतनी देर में बच्चे खुद कर लिए होंगे, कह रहे सर हम कर लेंगे, अब आप छोड़ दो। बटे 8 तो ये ये आएगा। बटे 4 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 × 10 की पावर 5। 0.5 × 10⁻5 तो 50,000 सेकेंड्स बटे 3600, ये करीब 13। तो 500 बटे 36, नहीं ये तो 13 के आसपास आ रहा है। 50,000 डिवाइड बाई 3600, 13 घंटे आ रहा है। ठीक है, तो 13 घंटे अगर आ रहे हैं तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा कैलकुलेशन उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा वो काट दिए ना वैल्यूज। है। तो हम लोग 2 का एक बार मल्टीप्लाई कर देते सर, 57.2 का क्यूब करते हैं आराम से। मैं कर रहा हूँ, रुकिए। 57.2 का होल क्यूब कर लेते हैं बाई 2। 57.2 का होल क्यूब, क्योंकि उसमें तो आपने कैलकुलेशन में वो भी किया होगा ना, 51.2 का होल क्यूब क्यों हो गया? उसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज है ना, तो हम लोग 2 का होल क्यूब मेजर फर्क डालेगा। 55 करो, तुम लोग भी करो यार, हम लोग कर रहे हैं। मोबाइल में कैलकुलेटर बड़ा मुश्किल से खुलता है मेरे। ये सब सही है ना बेटा, 4π² ये सही ये तो लिखा ठीक है, है। ये तो ठीक है। तो 4 × ये कितना 57.2 57.2 का पावर 3 हो गया। और फिर ये 8 है और 7 2 56 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6 6 ये आ रहा है 2.22। बाकी 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, एक सेकेंड। 2.2 × 10⁻9 हो जाएगा, ये 10 तो आपने लिया नहीं ये शायद। 10 है। हाँ, और ये कितना है 10 की पावर 18, 18 1 19। 1924 में से 19 गए, -24 ऊपर जाएगा। हाँ हाँ 24 में से 19 जाएंगे, बचेंगे 5, तो टंगे -5, 11 ऊपर जाएगा, तो 11 और 5 6 बच जाएगा, 6 5 11 10 की पावर 6 आ जाएगा। 8 कैसे दिखा, 8 पहले लिखा था ना। ये 6 है ना। हाँ ये सही है। 18 6, हाँ ठीक है ना। 36 18 एक 9 8 आपने बाद में कर दिया, जो उसका मल्टीप्लाई कुछ कर दिया था। 9 और 11 कितना होता है? 9 11 18 18 19 और 11। 7। नहीं ये देखिए ना, 36 18 और 10 19 19 और 11 जोड़ दीजिए, 19 और 11 30। 30 में से ये 6 बनेगा। और ये बाकी जो वैल्यू है वो सही। अच्छा इसके साथ एक और है 10⁻3 है सर इसमें, 2.2 × 10⁻3 आ रहा है कैलकुलेशन। ये वैल्यू 57.2 इसको मिला के। तो ये आ जाएगी वैल्यू। हाँ वही वाला 8 यहाँ जब डाल दिए थे ना सबको मिला के। हाँ तो ये आ जाएगा वैल्यू अपने पास 2.2 तो 22 × 10 की पावर 8। हाँ तो 22 का रूट ले लेते हैं हम लोग। हाँ तो 22 का रूट बनेगा, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 22 ये × 10 की 4.6 पावर 4, 4.6 तो 46,000 हो जाएगा। 46,000 बटे 3600, 11.1 किलोमीटर आना चाहिए हर आवर। ठीक है 12 आर के आसपास है। ये सही है 11.1 9 का थर्ड, हाँ सही है। ठीक है ठीक है। ये पूरी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है 12.7। ठीक है कोई बात नहीं, अगर मोस्ट पीरियड आंसर मार्क करना हो तो हम थर्ड मार्क करेंगे क्योंकि वही पास में, बाकी डेटा तो बहुत दूर है।
इसमें बेटा कैलकुलेशन याद रखिएगा, ये 11 इसको आप लिखिएगा 12.7 आवर। क्यों हुई कैलकुलेशन मिस्टेक? क्योंकि हमने पहले ये जो डेटा दिया गया उसमें हमने इसकी वैल्यू 51.2 ले ली थी, है ना, स्टार्टिंग में वो गलती हो गई कैलकुलेशन, यहाँ पे इफेक्ट आ गया। उसकी उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ गया, इसलिए 12.7 आ रहा है। बाकी आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है फिफ्थ रेजिंग ऑर्बिट की, रेजिंग मैन्यूवर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एसेंट्रिसिटी। अब जल्दी से अगर हम यहाँ पर सोचें तो रेजिंग ऑर्बिट बहुत बड़ी हो चुकी है अब, और यहाँ पर अपनी अर्थ, यहाँ फोकस अभी भी वही है, फोकस अभी वही है, डिस्टेंसेस सेम है। अगर आप बात करेंगे तो ये 1.5 लाख किलोमीटर हो गई। अगर आपको ये 1.5 लाख किलोमीटर है, हाँ। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमको एसेंट्रिसिटी पूछा गया है, तो नाउ वी कैन सिंपली से कि सर देखो टोटल ए कितना हो जाएगा, टोटल मेजर एक्सिस की डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक की काउंट करेंगे तो हो जाएगा 2a, इट इज इक्वल्स टू 1.5 लाख प्लस प्लस हो जाएगा 6000 प्लस 6200, तो ये आपके पास हो जाएगा 1,62,000 किलोमीटर, 1,62,200 किलोमीटर। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, और यहां से आप ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ए डिवाइड कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 81100 किलोमीटर, 81,100 किलोमीटर। और ये वैल्यू जो है हमारे पास अगेन ए माइनस ए था 6200, ये अगेन हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ए, तो 6200 बटे 81,100, 62 बटे 811 करो सर जरा, 6200 डिवाइड बाई 811 1100, ये आ रहा है 0.076 0.076, हाँ 0.076, तो ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.076, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 0.924, समथिंग, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी आएगी 0.924, दैट इज थर्ड फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको करना है, बहुत जल्दी से करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा फटाफट। इन द फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर इज डन जस्ट आफ्टर सर्कुलर प्लैन्ड ऑर्बिट, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज ऑफ द स्पीड नीडेड एट द पार्किंग ऑर्बिट फॉर दिस मैन्यूवर। आपसे पूछा गया कितना चेंज ऑफ स्पीड चाहिए होगा। अगेन हमें कैलकुलेशन आपको करनी है। 8.2 से अब की बार मुझे प्लान ऑर्बिट में 8.2 था हमारा, हाँ, और अब इस पे क्या होगा, यू ये फाइनल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, हाँ। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास अब फाइनल हो जाएगी दैट इज माइनस का जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a। तो बेटा यहाँ पर अगर देखोगे तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई अर्थ का हो गया 6 गुणे 10 की पावर 24, और सैटेलाइट हो गया 1600 किलोग्राम का डिवाइड बाई 2, और एक्सिल जो ये आ गया 81,100 किलोमीटर, हाँ, इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। एनर्जी आ गई। उसके बाद इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर 1600 इंटू वी का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाई आर, जी वही है एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई 6200 किलोमीटर। इसको वैल्यू प्लेस करने के बाद अगर आप रफ कैलकुलेशन करेंगे तो जो यू की वैल्यू आती है करीब 11 के आसपास पहुंच जाती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर 2.8 का टर्म था, तो 10.2 में 2.8 ऐड करिए। वो 8.2 था ना वहाँ पे, 8.2 था ना, 2.8 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सही कह रहा है। तो यहाँ से आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो u की वैल्यू जो आती है वो लगभग आ जाती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर u 11 आ जाएगा तो आपको u इनिशियल जो था वो था 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और फ्रॉम देयर वी कैन वेरी सिंपली चेंज द वैल्यूज। फिर डेल्टा निकालना तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2.8, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, आंसर था 8.2 किलोमीटर, सॉरी 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, अभी 2 क्वेश्चन और बचा, सर की क्लास थी तो सर को जाना पड़ गया। व्हाट इज द नेट स्पीड जस्ट आफ्टर द फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर बर्निंग एट द पार्किंग्स, ठीक है। तो कितना स्पीड होगा फिफ्थ बर्निंग के बाद, उसकी नेट स्पीड कितनी होगी। तो चूंकि अभी आपने कैलकुलेट किया कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, तो वही स्पीड हो जाएगी। इट्स आंसर इज फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है इन फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड गिवन दैट जीरो और इतना एंड मास ऑफ अर्थ इज दिस वन। कितना इसका टाइम पीरियड होगा।
मतलब ये जो ऑर्बिट मैनूवर है 5वां, ये अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यू प्रेस करके उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे और आर्थ में निकाल लेंगे। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इट इज 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी था 7 × 10⁻11, एम था अर्थ का मास 6 × 10⁻24 इंटू ए क्यू। और ये इस बार जो ए आया था, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए की जो वैल्यू थी वो थी 8100 इंटू 10⁻3, 8100 इंटू 10⁻3, 8100 इंटू 10⁻3 ये था। क्यों कर देंगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसको आप कैलकुलेट करते हो ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है, अब देखिए कैलकुलेट करके सेकेंड में आएगा, उस सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा इसका आंसर है 13 का 1 60 आवर्स आता है यहाँ से, इट इज रफली 60 आवर्स, जो कि देख रहे हैं करीब 2.5 दिन का टाइम लगेगा इस पूरे एक राउंड की जर्नी में। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी ये डेटा दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है, देखिए 4th ऑर्बिट में 25th को लग रहा है और 29th को ये 5वां ऑर्बिट मैनूवर हो रहा है और 29th के बाद 1 अगस्त, करीब 2.5 दिन का लगा टाइम, ठीक है। उसके बाद लूनार हाईवे पे चला। इसका मतलब क्लियर है कि जब यहाँ पे 5वें ऑर्बिट पे गया होगा हमारा स्पेसक्राफ्ट, तो इसमें अभी एक ही चक्कर लगाया होगा, क्योंकि ये करीब 2.5 दिन का फर्क है 29 से और 1 अगस्त के बीच में 2.5 और कितना दिन है, करीब 2 दिन के आसपास का अंतर दिख रहा है, 29 30। और जुलाई कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 दिन का होता 31 का होता है, तो 29 को निकला तो 30 31 2 दिन का टाइम लगा, फर्स्ट को लग गया। इसका मतलब कंफर्म है कि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो जो इस 5वां ऑर्बिट में 2 दिन, मतलब जैसे ही यहाँ पे बर्निंग किया और इस पे एक चक्कर लगाया और जैसे यहाँ पाया, इसको लूनार हाईवे पे भेज दिया गया होगा, ठीक है। जबकि बाकी कुछ ऑर्बिट्स के अंदर हो सकता है कि उसने टाइम लिया हो, क्योंकि अगर इसमें 2.5 दिन लग रहा है तो बाकी ऑर्बिट्स में उतने दिन नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया इसका टाइम पीरियड, ये है देखो, प्लान ऑर्बिट में 37 2 दिन रहा था, 37 डेज लगे थे, चक्कर लगा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्लान ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ का, इस प्लान सर्कुलर ऑर्बिट में 37 टाइम्स धरती के चक्कर घूम गया था, जबकि इस 5वें मैनूवर में वो एक ही चक्कर लगाया है और लूनार हाईवे पे चला गया है, ठीक है। और भी हमने कैलकुलेट किया था कुछ डेटा, देखिए जो अगला हमने टाइम पीरियड निकाला था, इसमें टाइम पीरियड इस 12.7 आवर, करीब 12 घंटे या 13 घंटे मान लीजिए, 13 आवर्स इसने लगाया फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर में। और फर्स्ट में अगर कितना दिन का टाइम उसने लिया, फर्स्ट में जिसने टाइम लगाया और 16 और सेकेंड के लिए 17, एक ही दिन, मतलब समझ सकते हो 13 26, करीब एक चक्कर लगाया या 2 चक्कर लगाया, 2 चक्कर, मतलब ये जो है यहाँ पे वो करीब 2 चक्कर लगाया होगा, एक चक्कर ऐसे और एक चक्कर ऐसे, उसके बाद उसको अगले ऑर्बिट के लिए भेज दिया गया होगा, ठीक है। क्योंकि इतना उसको टाइम भी चाहिए ताकि वो अपने ऑर्बिट को क्लियर कर सकें, कि कैलकुलेशन कर सकें उसकी स्टेबिलिटी का, प्लस क्योंकि हमने प्लेनर सॉल्व किया है सारे क्वेश्चन, 3D में क्या होता है कि उस प्लेन का एक एंगल होता है, उस एंगल पे भी उसको चेंज कर सके, उसकी भी जरूरत होती है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन हो सके, उसका टाइम मिल सके, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अर्थ ऑर्बिट, मोशन इन अर्थ बाउंड ऑर्बिट में 500 मैनूवर के विषय में देखा और डेटा को कैलकुलेट किया और ये कैसे किए गए थे, ठीक है। और इससे हमें आइडिया भी मिला कि जो टाइम लग रहा है, ये टाइम क्यों लग रहा है और किस ऑर्बिट में कितना दिन घूम रहा है, ये सब चीज़ें भी हमने प्रॉपर कैलकुलेट किया, इसेंट्रिसिटी निकाली। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर जेई एडवांस एज वेल एज जेई मेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 साल पहले तो ऐसा क्वेश्चन आ ही चुका है और ओलंपियाड के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे, मतलब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लूनार हाईवे, मतलब हाईवे पे जाते समय किस तरह की चीज़ें आएंगी, उसको कैसी चीज़ें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से मून की जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का, वो कैसे अफेक्ट दिखाएगी, अर्थ का ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कैसे अफेक्ट दिखाएगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कैसे आएगा, वो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं रियल लाइफ सिचुएशन में।
हमने थोड़ा उसको अप्रॉक्सीमेट बना दिया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। ओके, थैंक यू।